हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16। तो लास्ट हमने कौन सा चैप्टर फिनिश किया था? लास्ट हमने किया था 15। कौन सा था फ्रेंड्स? आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज हम जो है अपना डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट वाला जो ये एग्जाम था आपका डेप्रिसिएशन का, एक थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ था, उससे पहले आपका एक प्रैक्टिकल का भी आया हुआ उससे पहले के एग्जाम में। तो ये फिर हमारा जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। कम से कम नहीं तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 150 में से, आप ये लगा के चलो। तो इसको हमने कवर करना है अच्छे से, थ्योरी पोर्शन से भी और जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमारे जो 15 तक चैप्टर फिनिश हो गए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। इसके टोटल जो है 22 चैप्टर्स हैं। 22 बस आपके थोड़े से रह गए, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। अब जो एक इम्पोर्टेंट बच गया फ्रेंड्स, वो आपका बैंक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो वो अपन जो है अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलो आज जो है हम अपना थ्योरी का ये पोर्शन शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन का। इसमें सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन कोज के जो वाई डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, उसके कोजेज क्या क्या हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, हमें नीड क्यों पड़ती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को, और उसके बाद लास्ट में क्या है, मेथड्स, हमारे मेथड्स क्या क्या हैं। जो आपका प्रीवियस एग्जाम में आया था वो आया था मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन और मेथड्स। तो आज हम देखेंगे ये सारा कुछ। आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन मेथड और जो अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये क्या होता है, और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आज हम जो है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कोजेस ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आ गया मीनिंग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोई एसेट्स परचेज किया बिजनेस में, अब आप उससे क्या करते हो, उससे आप इनकम अर्न करते हो। जब उसका डेली हम कोई ना कोई यूज करते हैं डेली, नेचुरली उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो डिक्रीज होती होगी ना, वियर एंड टीयर यूज। जैसे हम कोई भी कार परचेज करते हैं या फिर बिल्डिंग परचेज करते हैं, अगर हम उसको डेली यूज करते हैं, उसको मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, प्लस उसकी जो है वैल्यू भी डिक्रीज होगी फ्यूचर में। तो जो ये दोनों का डिफरेंस होता है, जो आज के लिए हमने न्यू एसेट्स और जो हमारी साल भर उसकी वैल्यू रह गई, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डेप्रिसिएशन में। ये हमारी क्या है, पंजाब जो इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, घिसावट। आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है? तो चलो देखते हैं। इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ ए फिक्स्ड नेचर एंड दैट आर नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। वो हमें क्या, बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। दीज एसेट्स हैव ए डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ। इन एसेट्स की फ्रेंड्स क्या है, एक डेफिनेट लाइफ पीरियड होता है, और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच द एसेट विल लूज देयर यूजफुलनेस फॉर द बिजनेस ऑपरेशन। अब जैसे मान लो हमारे प्लांट की वैल्यू है आपकी, आप कहते हो कि मैं प्लांट लिया, वो चलेगा 10 साल। 10 साल के बाद ये जो प्लांट है फ्रेंड्स आपका यूजलेस है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो नेचुरली इसके बाद जो है 10 साल के बाद आपको नया प्लांट खरीदना पड़ेगा। तो जो ये आपने फ्रेंड्स प्लांट खरीदने पर फर्स्ट टाइम में खर्चा किया है, और जो आपने ये 10 साल की वैल्यू आपने बोला कि 10 साल तक मेरा यूज होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस 10 सालों में इसकी डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे और अपने बिजनेस को हर साल जो है खर्चा बुक करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये 10 साल चलेगा ना। तो इसलिए 10 साल के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, इसको बुक करेंगे।
एज ए बिजनेस एक्सपेंस, ताकि जब हम नेक्स्ट ईयर अपना न्यू परचेज करें तो इजी से कर सकें। आगे, दीज एसेट्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच द एसेट विल लूज देयर यूजफुलनेस फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्स एंड डेप्रिसिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जो फॉल इन वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज, जब हम किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं प्लस उसकी वैल्यू में फॉल भी आता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोट एज डेप्रिसिएशन। जब हम किसी एसेट्स की वैल्यू को उसके नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 लाख की मेरी मशीनरी है, 10 साल चलेगी, यानी कि हर साल कितने की डेप्रिसिएशन लगी? 10,000 की। 10 साल मैं हर एक साल जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंस बुक करता रहूंगा, ना कि मैं अपने एक ही साल में इस 1 लाख के खर्चे को शो करूंगा। अगर एक ही साल में फ्रेंड्स शो कर दूंगा इससे, तो इससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, एक साल तो मेरा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, पर जो आगे सब्सिक्वेंट 2 से 10 ईयर तक के मेरे प्रॉफिट हैं वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि उसमें तो कोई प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा ही नहीं है। खर्चा तो सारा का सारा मैंने फर्स्ट ईयर में बुक कर दिया। इसलिए हम क्या करते हैं? जितनी हमारी यूजफुल लाइफ है एसेट्स की, उसको नंबर ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअली एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट फ्रॉम एनी कॉज। डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअली और परमानेंट क्या है? आपकी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आपका आ गया स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या है? अब मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन साल बाय साल क्या है? उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की, आपकी। तो यहीं पर ये भी उसने यहीं पे लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। लैंड की वैल्यू थोड़ी ना डिक्रीज होती रहती है, लैंड की वैल्यू आपकी एप्रिशिएट होती है, ना कि डेप्रिशिएट होती है। लैंड की वैल्यू फ्रेंड्स हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट, सच फॉल इज ऑफ परमानेंट नेचर। जो ये हमारा डेप्रिसिएशन का फॉल है, ये क्या होता है? परमानेंट नेचर होता है। ये तो है नहीं फ्रेंड्स कि एक साल तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, सेकेंड ईयर चार्ज नहीं की, थर्ड ईयर फिर से चार्ज कर ली। डेप्रिसिएशन जो है हमारी परमानेंट नेचर है। फॉल, जो हमारा फॉल आ रहा है वो परमानेंट है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक? जब तक हमारे एसेट्स की वैल्यू जीरो ना हो जाए, या फिर हम उस एसेट को सेल ना कर दें, या फिर उसकी वो फिर एसेट क्या हो जाए? एब्सोल्यूट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअली एंड कॉन्टिन्यू प्रोसेस because the value of the assets will decline either by their constant use or obsolescence due to expiry of time। अब डेप्रिसिएशन दो तरीके से हो सकता है, या तो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उस चीज का, या फिर वो क्या होगी? ऑब्सोलेंस होगी ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम, या फिर जितने टाइम तक हमने वो चीज ली हुई थी वो टाइम खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, depreciation is not the process of valuation of assets but process of allocation of the cost of an asset to its effective span of life। depreciation क्या है? ये प्रोसेस नहीं है कि हमने वैल्यूएशन निकालनी है अपने एसेट्स की, हमने क्या करना है, बट ये क्या है? एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। जितनी हमारे एसेट्स की लाइफ है, हमने एसेट की कॉस्ट को क्या करना है? उतनी लाइफ ऑफ स्पैम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू। जब भी फ्रेंड्स हम लोग बुक्स में जो अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एसेट की वैल्यू, वो हमेशा बुक वैल्यू पे होती है, और उसी के बेसिस के पे, बुक वैल्यू के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ली 10 लाख की, ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर ली। अब नेक्स्ट ईयर इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? हम उस पर नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि फिर तो हमारे हर एक साल क्या होगी? जो हमारे अकाउंट्स होंगे वो फ्लक्चुएट होंगे।
इसलिए हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। द टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल वेल्स। जो ये डेप्रिसिएशन का टर्म्स है आपका फ्रेंड्स, वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। इससे हमारा जो है नॉन कैश एक्सपेंस है, ना कि इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। सिंपल और सिंपल हम क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से और इसको अपने बिजनेस का एक्सपेंस शो करते हैं, जिससे हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, कोजेस। अब डेप्रिसिएशन के कोजेस क्या क्या है? बाय कांस्टेंट यूज। अगर हम किसी चीज को लगातार यूज करेंगे तो नेचुरली उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। तो वही उसने बोला कि कांस्टेंट यूज, ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन बिजनेस ऑपरेशन, वियर एंड टियर अराइज इन देम विच रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ देयर वैल्यू। और इस वैल्यू की रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। आज हमने एक कार परचेज की, इसको हमने साल तक कॉन्टिन्यूसली यूज किया, 1 ईयर तक। इस जो कार की वैल्यू है फ्रेंड्स, 1 साल बाद आपकी रहेगी 80,000। तो जो ये 20,000 है फ्रेंड्स, वो आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, कि आपने जो इस कार को एक कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो, कॉन्स्टेंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो एसेट्स की वैल्यू है रिड्यूस होगी। नेक्स्ट, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मेजोरिटी ऑफ एसेट डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एसेट्स को बिजनेस में यूज भी नहीं करते, फिर भी उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। वो कैसे? जैसे हमारे नेचुरल फोर्सेस है, जैसे रेन आ गई, विंड्स आ गई, वेदर खराब हो गया, कोई फ्लड्स आ गए, इसकी वजह से हमारी जो क्या है, एसेट की वैल्यू डिटोरेशन हो जाती है और हमारे फ्यूचर यूज के लिए ये फर्दर यूज नहीं कर पाते इसको जो अपने बिजनेस में। तो इससे भी क्या है, हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। Next, by expiry of legal rights, these are certain assets which have a definite span of life such as lease। अब हमने एक एसेट परचेज किया, उसका लीज पीरियड था 20 ईयर, और जो उस एसेट्स की वैल्यू थी फ्रेंड्स आपकी थी 5 लाख। इस 5 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 20 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20 सालों में, और साल का कितना चार्ज करेंगे, 25,000। तो 25,000 के बाद इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। जब हम 5 लाख को 5 लाख में से कॉन्टिन्यूसली 25,000 रिड्यूस करते रहेंगे 20 साल तक, जब 21st ईयर आएगा हमारा, उसमें हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, बाय ऑब्सोलेंस, क्वाइट ऑफ्टन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन एंड इम्प्रूव टेक्निक्स द ओल्ड एसेट बिकम ऑब्सोलेट एंड मे हैव टू बी डिस्कार्डेड इवन इफ दे कैन बी पुट टू यूज फिजिकली। अब होता क्या है, अभी हमारा एसेट्स का लाइफ पीरियड था 10 ईयर, अभी 5 ईयर ही यूज किया था हमने। अब हुआ क्या, न्यू इन्वेंशंस आ गई, न्यू टेक्निक्स आ गई, और हमें क्या करना पड़ा, उस एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ा। उससे होगा क्या फ्रेंड्स, उससे जो हमारा 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी कॉस्ट, वो हमारी 5 ईयर में ही कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो मार्केट में क्या हुआ, जो आपकी न्यू इन्वेंशंस आ गई, उसकी वजह से आपको रिप्लेस करना पड़ा आपका एसेट्स। ठीक है। तो हमारी क्या होगी, जो एसेट हमारा पुराना हो गया वो किसी काम का ही नहीं रहा, जबकि हम फिजिकली इसको यूज कर सकते हैं, पर अपने मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए हम इसको यूज में नहीं लाएंगे, क्योंकि मार्केट में न्यू टेक्निक्स आ गई। नेक्स्ट, बाय एक्सीडेंट, समटाइम अ मशीनरी में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, और ए व्हीकल में भी डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट, इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम। बाय डिप्लिक्शन, डिप्लिक्शन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल, वेल ड्यू टू देयर कांस्टेंट वर्किंग। नेक्स्ट, बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, though the fluctuation in the market value of fixed asset are not recorded because such assets are not meant for resale but for the use in the business. Sometimes the fall in the value of certain fixed assets is treated as depreciation as a permanent fall in the value of investment.
अब होता क्या है फ्रेंड्स, वैसे तो हम जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे अगर रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी फ्लक्चुएट होंगी। मोर ओवर हम क्या करते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं वो रीसेल पर्पज के लिए नहीं होते, वो बिजनेस के यूज के लिए होते हैं। बट कुछ एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम मार्केट वैल्यू पे भी करते हैं, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट्स, कोई पैसे हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब मार्केट में क्या हो गया, फॉल आ गया, तो नेचुरली जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो ये हमारा एसेट्स है, इसमें भी डिक्रीज होगा। तो ये तो है नहीं ना कि हमने मान लो आज 1 लाख लगाया तो साल बाद इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बुक वैल्यू पे, नहीं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्केट टोटल किस पे डिपेंड करता है, मार्केट की सिचुएशंस पे। क्योंकि हमारी जो डेप्रिसिएशन है फ्रेंड्स, जो सॉरी हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ इन्वेस्ट है, हमारी शेयर मार्केट में। अगर शेयर मार्केट में फॉल आया तो हमारी इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी, अगर हाई इंक्रीज हुआ तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ये डायरेक्टली रिलेटेड उससे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड टर्म। अब डेप्रिसिएशन और उसके और टर्म्स देख लेते हैं। वेरियस आइटम रिसेंबलिंग डेप्रिसिएशन हैव बीन डेवलप्ड इन द अकाउंटिंग which are used to show the reduction in the value of different type of asset. These terms have been explained as depreciation. The term depreciation is used to record the expired utility of a physical asset, that is building and machinery etc. तो जो हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं वो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं बेसिकली, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लीशन। अब डिप्लीशन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे माइंस में हमको कुछ खदानें होती हैं जहां से कोयला निकालते हैं या फिर ऑयल्स निकालते हैं, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, डिप्लीशन, ना कि डेप्रिसिएशन। ठीक है। द टर्म डिप्लीशन इज यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द exhaustion of natural resources such as ore deposits, oil well, quarries, etc. Depletion different from depreciation in that the depletion reduce the availability of natural resources, while the depreciation implies a reduction in the service capacity of the assets. अब डिप्लीशन क्या हो गया, हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है। अब एक आपने क्या ली, कोयले की खदान ले लिया, अब उसमें मान लो 1 लाख मैट्रिक टन जो है कोयला है आपका। अब कोयला तो इतना ही रहेगा ना आपका। अब आपने क्या किया, 1 साल का 10,000 मैट्रिक टन निकाल लिया। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे फ्रेंड, डिप्लीशन, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ना कि ये कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी ना। कोयले की खदान की वैल्यू थोड़ी ना हमारी डिक्रीज होगी, नहीं, कोयले की खदान की वैल्यू उतनी रहेगी, बट जो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो हमारा कोयला था, वो रिड्यूस हो गया। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन आपके एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आनी, रिड्यूस होना आपके एसेट्स की वैल्यू में। डिप्लीशन के केस में आपके एसेट की वैल्यू में कोई नहीं डिक्रीज हो रही, इसके बस सिर्फ क्या है, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी जो है उसमें रिड्यूस आ रहा है। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, द टर्म अमोर्टाइजेशन रेफर टू रिटर्न ऑफ द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल सच एज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल एक्सेट्रा। तो ये अमोर्टाइजेशन की टर्म्स होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। जैसे हमने पेटेंट्स आगे किसी को दे दिया कुछ हिस्सा अपना, या फिर कॉपीराइट्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या फिर ट्रेडमार्क, या फिर गुडविल। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। डिप्लिक्टेशन, व्हेन ए लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज रिटर्न टू द लैंडलॉर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, द लैंडलॉर्ड यूजुअली डिमांड दैट द प्रॉपर्टी शुड बी इन एज गुड कंडीशन as it was when it was given on lease। अब लैंडलॉर्ड तो कहेगा कि मेरे को प्रॉपर्टी उसी कंडीशन में दो जिस कंडीशन में मैंने आपको दी थी। डिप्लीशन इज द अमाउंट दैट मे बी नीडेड टू पुट द एसेट इन द ओरिजिनल कंडीशन। अब जो आपकी डिप्लीशन वैल्यू है वो क्या है,
आपकी जो है ओरिजिनल वैल्यू में उस प्रॉपर्टी को लेकर आना, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। लीज होल्डर ऑफन सेट अडाइज सम अमाउंट ईच ईयर टू प्रोवाइड फॉर डिप्लीशन। द अमाउंट ऑफ डिप्लीशन इज added to the cost of lease property and the depreciation is provided on the total cost thus arrived at. Next, depreciable cost. It meant that historically cost of asset including the depreciation incurred on the acquisition, installation and improvement less estimated scrap value. Depreciation cost is allocated over the estimated useful life of the assets. अब क्या है आपकी depreciable cost, आपने एक वैल्यू, आपने कोई प्लांट परचेज किया 10 लाख का, उस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई 50,000, उसमें आपने इंप्रूवमेंट ली 1 लाख की, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स आपकी 11,50,000। अब आप कह रहे हो कि इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, आप एक एस्टिमेट लगा रहे हो कि 10 साल के बाद मेरा जो जो प्लांट है फ्रेंड्स उसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 50,000, कि मेरा ये फिर भी 50,000 में बिक जाएगा जब इसकी 10 साल यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, आपकी 11,50,000 कोस्ट में से 50,000 तो हम कह रहे हैं हमें जो है जो मिल जाएगा 10 साल के बाद, तो यानी कि हमारी कोस्ट कितनी रहेगी 11 लाख, और इस 11 लाख को हम 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 1 साल की वैल्यू कितनी हम रिड्यूस करेंगे 1,10,000। ये हमारी क्या है डेप्रिशिएबल कोस्ट है, यही उसने बोला हुआ है, जो हम हर 1 साल क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, अपने एसेट्स को बुक करते रहेंगे। नेक्स्ट, नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब नीड्स क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले आ गई फॉर असर्टिंग दी ट्रू प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करता है, हमें जो है डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू हैज बीन डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें फ्रेंड्स ट्रू प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब हम उस जिस रेवेन्यू को हम अर्न कर रहे हैं, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है उसको हम क्या करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर रहे हैं। मान लो प्रोडक्शन के टाइम में फ्रेंड्स हमने मशीन इंस्टॉल की, उस मशीन से हमें 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, तो उस मशीन की भी तो वैल्यू जो हम उस पर्टिकुलर ईयर में कॉस्ट को बुक करेंगे ना। जैसे मशीन ने कमा के दिया हमें 10 लाख का रेवेन्यू, इसमें खर्चा, मशीन का खर्चा निकालेंगे 1 लाख, तो यानी कि और जो हमारे खर्चे होंगे वो निकाल के मान लो इसमें आ गया हमारा 2 लाख का नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। अगर हम मान लो मशीन का ही खर्चा निकाल दे तो ये हमारा फिर 3 लाख रह जाएगा, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं हमें फाइंड आउट हो पाएगा। एज द एसेट आर यूज इन अर्निंग रेवेन्यू द डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज एज मच एज एक्सपेंसेस एज एनी अदर सच एज वेजेस और सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशन की भी हमारा क्या है एक्सपेंस है जो हम बुक करते हैं ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में शो करने के लिए। For showing the true and fair view of the financial position. If the depreciation is not charged, the asset will be shown in the book value. The asset will be shown in the balance sheet as at an amount which is in excess of their true value. As such, the balance sheet will not present the true and fair view of the financial position of the business. अगर मान लो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे तो जो 5 लाख का हमारा प्लांट था ये हर साल क्या होगा 5 लाख के भी शो होगा हमारी बैलेंस शीट में, जबकि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए हर 1 साल। तो हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें मान लो हमें खर्चा निकालना है किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो उसके लिए भी हमें क्या है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो सारे एक्सपेंस हैं उसको इकट्ठा करना पड़ता है।
तभी हम जो है अपना तभी हम बता पाएंगे ना कि इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने कितने पे सेल करना है। अगर हम सभी एक्सपेंस को इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉस्ट की वैल्यू क्या है, कि हमें जो है प्रोडक्ट कितने का बन के तैयार हुआ। जब हमें फ्रेंड्स ये पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, तभी हम अपना प्रॉफिट ऐड करके उसका सेलिंग प्राइस जो है वो बना सकते हैं, जो सेलिंग प्राइस है उसका निकाल सकते हैं। As depreciation is also an item of expense, the correct cost of production cannot be calculated unless it is also taken into account. Sale price chargeable from customers is determined on the basis of cost of production, and hence, if the depreciation is not including in the cost of production, the sale price will be fixed at lower rate, and this in turn will lead to reduced profit. अगर हमने अपना खर्चा ही नहीं बुक किया, और मान लो यहाँ पे मेरा जो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ फिर आपको समझ, किसी कोस्ट को किसी यूनिट को बनाने के लिए मेरा 1000 का खर्चा आया, 100 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करके मेरा 1100 का खर्चा है। अब हुआ क्या, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की और मेरे को लगा कि कहीं मेरा पे जो खर्चा मेरा जो किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा है वो 1000 है, मैंने इसको क्या किया, बेच दिया 1200 में। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, मेरा 200 का जो प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में ये 200 का प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं की। तो मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, 100। अगर मान लो मैंने सारी कॉस्ट प्लस करके अब निकाला अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरी आ रही है 1100। अब फिर मैं क्या करूंगा, 1300 का उसको सेल करूंगा। इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सारे जो एक्सपेंस है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपको जब मैं आपको बैलेंस शीट कराऊंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब आपको और क्लियर होगा कि ये हमारी कैसे रिड्यूस करता है, कैसे नहीं करता। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है, हमें फंड्स भी प्रोवाइड करता है हमारे रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए। कैसे, वो देखते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट पेड इन कैश लाइक अदर एक्सपेंसेस। Hence, the amount of depreciation is retained in the business and is used for the replacement of fixed assets after the expiry of estimated span of life. जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, ये हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। हम क्या करते हैं, इससे जो हमारी रिप्लेसमेंट भी हो जाती है, रिप्लेसमेंट के लिए फंड जुटा सकते हैं हम जब हमारी एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो जाती है। ये हम देखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस अकाउंट से देखेंगे हम फ्रेंड्स। ठीक है, कि कैसे हम जो है डेप्रिसिएशन से अपने रिप्लेसमेंट्स के लिए फंड्स जुटाते हैं। ये आपको अभी प्रैक्टिकल में आगे करवाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। अब अगर मान लो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, उससे होगा क्या, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। अगर हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, हम जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस जो है प्रोप्राइटर भी इस प्रॉफिट का पार्ट जो है अपने से ले जाएगा, विड्रॉन करेगा। यही इसने बोला, इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज द प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस विल इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट। कि एक्चुअल प्रॉफिट से भी प्रॉफिट क्या होंगे, एक्सेस में होंगे। सच एन एक्सेस प्रॉफिट विल बी होली विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और may be distributed among the shareholder as dividend. Hence, the amount of dividend distributed will also include the amount of depreciation which is actually part of the capital. जबकि वो डेप्रिसिएशन हमारा कैपिटल में से रिड्यूस करना बनता था, हमने किया नहीं, हमने उसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस प्रॉफिट को। तो ये क्या है, सरासर क्या है, गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, depreciation is deductible expense for tax purpose. If depreciation is not debited to profit and loss account, the net profit shown by it will be excess in actual profit. Hence, we will have to pay more income tax. अब हमें नेचुरली ये प्रॉफिट पे तब हम टैक्स पे करते हैं,
हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की नहीं, हमारी डेप्रिसिएशन है 10,000, हमने डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में लॉस में अकाउंट में से रिड्यूस नहीं की, हमें प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। अब इस 1 लाख के पे फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा 30,000, और हमारा इसकी वजह से क्या बनेगा, टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। जबकि अगर हम इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करते अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, उसकी वैल्यू आती 90,000, 90,000 का 30,000 कर लो, तो ये बनता हमारा टैक्स 27,000, यानी कि हम एक्सेस में कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 3,000 डेप्रिसिएशन ना चार्ज करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया अदर ऑब्जेक्टिव। हमारे और कौन कौन से जो नीड्स इंपॉर्टेंट के ऑब्जेक्टिव है। इफ द डेप्रिसिएशन इज नो चार्ज, द नेट प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस इन विल एक्सीड द एक्चुअल प्रॉफिट एंड एज ए रिजल्ट एम्प्लॉइज में डिमांड एन इंक्रीज इन द वेजेस एंड बोनस। अब एम्प्लॉइज को तो लगेगा कि हमारे प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, जब हम किसी खर्चे को बुक ही नहीं कर रहे फ्रेंड्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमारे एक्सेस में शो होंगे, तो एम्प्लॉइज को लगेगा कि बिजनेस की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, तो वेजेस मांगेंगे, बोनस मांगेंगे। इट में रिजल्ट इन एक्स्ट्रा वेगेंस, इट में लीड टू इंक्रीज इन कंपटीशन इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस, तो ये हमारा कंपटीशन भी इंक्रीज करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये नहीं जरूरत यहाँ पे। नेक्स्ट, फैक्टर और एलिमेंट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कौन कौन से फैक्टर और एलिमेंट है जो हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के रखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स उसमें है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये 3 वैल्यू है जो हमारी डेप्रिसिएशन निकालने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो हमारी एसेट्स की कॉस्ट क्या है, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है, उसकी रेजिड्यूअल वैल्यू क्या है। मैं कहता हूं कि मैंने प्लांट खरीदा 1 लाख में, इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। 10 साल के बाद फिर भी मेरा स्क्रैप कितने का हो जाएगा, 5,000 का। तो इस 1 लाख में से 5,000 माइनस करके, यानी कि मेरे को जो मेरी कॉस्ट पड़ी कितनी पड़ी, 95,000 की। इस 95,000 को मैं 10 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मेरी हर एक साल की कॉस्ट कितनी आई फ्रेंड्स, 9500। ठीक है, यही चीज उसने यहाँ पे बोली हुई है, एक बार आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, कंपोनेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कंपोनेंट कौन कौन से हमारे, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल होगी और मेथड्स। तो कंपोनेंट देख लेते हैं हम लोग। इफ एन एसेट हैज सेवरल कंपोनेंट विच कैन बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन और प्रिंसिपल एसेट्स एंड विच have got significant different cost and different useful life, then each item should be recognized separately and should be depreciated separately. It is called component accounting. For example, a passenger aircraft contain the following major component. अब क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, एक एसेट्स की वैल्यू, जब हम एक कंपोनेंट तैयार करते हैं, किसी एक एसेट्स को तैयार करते हैं, एसेट्स को, उसमें हमारे अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट आते हैं, सेपरेट, यानी कि इन सभी को इकट्ठा करके हमने क्या बनाया, एक एसेट बनाया। जैसे ये यहां पे क्या एग्जांपल ले रहा है, एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट की। अब पैसेंजर एयरक्राफ्ट फ्रेंड्स हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारा पैसेंजर एयरक्राफ्ट मान लो 10 करोड़ का है, हम इसको कहते हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो हर साल जो है हम लोग इसको 2 साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस करते रहेंगे। नहीं, ये गलत है। अब इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमारा जो है अलग अलग कंपोनेंट को क्या किया, हमने इकट्ठा किया। अब जब भी हम फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, सारे के सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे नहीं चार्ज करेंगे, हम इसके अलग अलग कंपोनेंट पे चार्ज करेंगे। हो सकता है कि किसी कंपोनेंट की वैल्यू जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल हो, किसी कंपोनेंट की लाइफ 2 साल हो, किसी कंपोनेंट की लाइफ 1 साल हो। ठीक है,
तो फिर तो हमारा डेप्रिसिएशन सेम ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट की अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बुक करते हैं, तो ही तो हमारे ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल के आएंगे। हमें बैलेंस शीट में जो है एग्जैक्ट जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता चल जाएगी। अगर हम इसको भी नॉर्मल की तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर तो ये तो हमारा एसेट्स जो 5 साल में ही खत्म हो जाएगा। ये क्या है, मेथड बिल्कुल गलत है। तो इसने सबसे पहले क्या बोलता है, जैसे हमारा पैसेंजर एयरक्राफ्ट में क्या बोलता है, एयर फ्रेम हमारी एयरक्राफ्ट की बॉडी, उसका इंजन हो गया, उसका इंटीरियर हो गया। When a firm purchase an aircraft, it recorded in the value of it recorded in the books of account as 1 unit with 1 cost। ठीक है, इसने एक कोस्ट इसने बुक में तो लिख लिया बस कि मैंने 10 करोड़ का एयरक्राफ्ट खरीद लिया। हाउएवर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट कैन बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ईच कंपोनेंट गोट सिग्निफिकेंट डिफरेंट कॉस्ट एंड डिफरेंट यूजफुल लाइफ। यही जो आपको बताया मैंने कि मान लो बॉडी की जो एयरक्राफ्ट की बॉडी की जो यूजफुल लाइफ है 10 साल, कि मैं कहता हूँ कि मेरी बॉडी एयरक्राफ्ट की बॉडी है 10 साल चल जाएगी, इसका इंजन मान लो चल जाएगा 20 साल, इसकी जो सीट्स है इंटीरियर है वो चलेगा 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद मेरे को सीट्स जो है रिप्लेस करानी पड़ेगी। तो सीट्स मान लो 10,000 की होगी आपकी, आपने तो मान लो इस एयरक्राफ्ट की वैल्यू को 1 यूनिट ही अपनी बुक्स में तो लगाओगे, ना कि आप अलग अलग कंपोनेंट की तरफ करोगे। पर जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो अलग अलग कंपोनेंट पे करोगे। इंजन की वैल्यू है 1 लाख, जो आपकी एयरक्राफ्ट की बॉडी की वैल्यू है 50,000। तो हमारी डेप्रिसिएशन क्या होगी फ्रेंड्स, ये मैं बोल रहा हूँ 10 साल चलेगी 5,000, ये चलेगी 20 साल, ये कितनी होगी 5,000, ये चलेगी 5 साल, ये भी कितनी होगी 2,000। तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग अलग निकल गई। तो हम इसको टोटल कर लेंगे, ये भी 5,000, 5 और 5 10 और 12,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, ना कि इकट्ठी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ गया, वही एग्जाम्पल दी हुई है इसने, एक बार आप लोग पढ़ लेना। आगे मेथड्स, जो हमारा पिछले साल का क्वेश्चन भी आया था। पर इसमें फ्रेंड्स जो हमारी बुक्स में है फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ दो ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यही करेंगे हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप लोग ये सारे मेथड पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना कि ये मेथड्स वैसे तो सिंपल है, कुछ नहीं होता, बस एक बार आपने रीड आउट करने हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं इंपॉर्टेंट बनते, इसके सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन बनता है। आप थोड़ा थोड़ा मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ये सारे मेथड्स एक बार पढ़ लेना। तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। इसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक फिक्स्ड परसेंटेज में जो चार्ज करते हैं। The amount of depreciation remain equal over the year to year and as such the method is also known as equal installment method और fixed installment method। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है, सेम होती है, और इस सेम वैल्यू को हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में से, अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या करते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं। जैसे मेरा 10,000 का एसेट था, मैं कह रहा हूँ मेरी साल की 1,000 की जो है डेप्रिसिएशन है, मैं हर एक साल क्या करूँगा, 1,000 जो वैल्यू बुक करूँगा अपनी डेप्रिसिएशन की हर एक साल। तो इससे क्या, ये इसको इसलिए क्या बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, जो मर्जी आप कह रहे हो। तो इसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, हमारी स्क्रैप वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसकी यूजफुल लाइफ क्या है। जैसे 1,00,000 का एसेट्स आपका, स्क्रैप वैल्यू आप कह रहे हो 15,000 मिल जाएगा मेरे को 10 साल बाद, तो डेप्रिसिएशन साल की कितनी आ गई, 8,500। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं वो देखते हैं। इसके मेरिट्स, सबसे पहले बहुत सिंपल मेथड है, कॉस्ट निकाली, कॉस्ट में से स्क्रैप रिड्यूस कर दिया और इसकी यूजफुल लाइफ से इसको डिवाइड कर दिया।
हमारी 1 साल की वैल्यू आ गई। सिंपल मेथड है, इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन है कि हर एक साल जो है हमारा जो डेप्रिसिएशन का बर्डन है वो इक्वल है, ना किसी साल में ज़्यादा है ना किसी साल में कम है। एसेट कैन बी कम्प्लीटली राइट ऑफ, जो हमारा एसेट से लास्ट में क्या होगा, कम्प्लीटली राइट ऑफ होगा, इसकी जीरो वैल्यू हो जाएगी लास्ट में जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी सी और इस पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली अप टू डेट। अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल cost of asset is shown in the balance sheet and up to date depreciation is shown as a direct reduction from it. As such, the information of original cost of asset and up to date depreciation is available at any time. Value various assets also maintain their separate identity under these methods. अब इसमें डिफिकल्टी क्या आ गई, इसमें डीमेरिट्स क्या है इसके। इसका पहले डीमेरिट्स, डिफिकल्टी इन कंपटीशन। अब किसी एसेट की लाइफ पीरियड निकालना, लाइफ स्पैन निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम कैसे बता सकते हैं कि आज मान लो मैंने एक एसेट्स परचेज किया, मैं कैसे बता सकता हूँ कि फ्रेंड्स ये कितने साल चलेगा। ये टोटल रफली क्या है, एक एस्टीमेट है। अब इस एस्टीमेट को निकालना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि मेरा जो ये एसेट्स कितने साल चलेगा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। मान लो मैंने तो एक गैस लगाया था 10 साल चलेगा, पर 5 साल भी क्या होगा, मेरी मशीनरी जो आउट ऑफ डेट होगी, मेरे को न्यू मशीनरी लानी पड़ी, तो मेरी 5 साल में इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, जबकि मैंने कितना लगाया था अपना एस्टीमेट 10 साल का। ये तो फिर कामयाबी नहीं ना हुआ यहाँ पे। तो ये क्या डिफिकल्ट है। व्हेन देयर आर डिफरेंट मशीन हैविंग डिफरेंट स्पैन, द कॉम्पिटिशन ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन विल हैव टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। ये भी एक चीज। नेक्स्ट, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, रिपेयर चार्जेस ऑन go on increasing year by year as the asset become older, but as a equal depreciation is charged under this method each year. अब होता क्या है कि ईयर बाय जैसे जैसे हमारी कोई मशीनरी पुरानी होती जाएगी फ्रेंड्स, उसमें हमारी रिपेयर की कॉस्ट ज़्यादा आती जाएगी, जबकि रिपेयर की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी प्लस डेप्रिसिएशन भी हम इक्वल अमाउंट से चार्ज कर रहे हैं। उससे हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। The total burden will be lighter in earlier year and heavier during later year. The total burden charged to the profit and loss account in respect of depreciation and repair put together will not equal each year. जैसे मान लो डेप्रिसिएशन तो मैंने 1000 बुक कर रहा हूँ और रिपेयर मेरी साल बाय साल बढ़ रही है, तो मेरी जो चार्ज कर रहा हूँ फ्रेंड्स वो क्या होगी, स्टार्टिंग के ईयर्स में तो कम होगी, पर जैसे जैसे आगे आ जाएगी वो हमारी लेटर ईयर में क्या होगी, कॉस्ट हैवी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1000 था, रिपेयर मान लो नील थी, नेक्स्ट ईयर भी 1000 था, रिपेयर मान लो आपकी 200 होगी, ऐसे एंड सो ऑन। डेप्रिसिएशन आपकी सेम रहेगी, रिपेयर के खर्चा बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग के ईयर्स में तो आपका लाइटर खर्चा बुक हो रहा है, पर जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो आपका खर्चा हैवियर हो जा रहा है। Undue pressure in the later year. It is well known fact that efficiency and useful life of a machine is more in the earlier in comparison to the later year. अब हमें पता है जब हम स्टार्टिंग में न्यू मशीनरी लगाएंगे उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर अभी हम कोई भी रिपेयर का खर्चा नहीं कर रहे, पर जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, प्लस उस पर जो है हमें रिपेयर का खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे एक मशीन हमें 10,000 यूनिट अर्लियर ईयर में बना के दे रहा है, अब इसकी नेक्स्ट ईयर ये बना के दे रहा है 9500, नेक्स्ट ईयर 9000। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्या डिक्रीज होती जा रही है हमारी जो कॉस्ट, उसकी हमारी आउटपुट डिक्रीज होती जा रही है, यही बोल रहा है यहाँ पर। ऐसे मोर डेप्रिसिएशन भी चार्ज in earlier year in comparison to the later year, whereas depreciation remain constant from year to year under this method. अब इस मेथड में तो डेप्रिसिएशन सेम रहनी है आपकी,
पर जबकि स्टार्टिंग ईयर्स में आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है पर डेप्रिसिएशन फिर भी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। दिस मेथड विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट invested in assets. The amount would have earned interest had it been invested outside the business. ये क्या बोल रहा है कि अगर हम इस अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट करते तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फैक्टर ही मिसिंग है। अनरियलिस्टिक टू रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू जीरो। अब इस मेथड में क्या हो रहा है, हमारी जो एसेट्स की वैल्यू फ्रेंड्स वो जीरो हो रही है, पर जबकि ऐसा तो एक्चुअल लाइफ में भी नहीं होता। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने आज कोई भी प्लांट खरीदा उसकी वैल्यू ही जीरो रहेगी, कि इसकी मार्केट में वैल्यू ही नहीं कोई है। ये अनरियलिस्टिक एग्जांपल है, अजम्पशन है, सॉरी। इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना फ्यूचर में फ्रेंड्स, चाहे इसकी 500 ही वैल्यू हो, पर इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में वैल्यू ही जीरो हो जाती है। Sometime even after the value of the asset is reduced to zero in the books, it continue to be used in the business in actual practice. Next, difficulty in determining the scrap value. ये भी एक सबसे जो इसका डीमेरिट है, हमें स्क्रैप वैल्यू नहीं पता। हम स्क्रैप वैल्यू टोटल अजम्पशन पे बेस्ड है हमारी स्क्रैप वैल्यू। हमें क्या पता कि 15 साल बाद हमारा जो एसेट्स कितने का बिकेगा। ठीक है। नेक्स्ट, this method is suitable for those assets whose useful life can be estimated accurately, which do not acquire much expense on repair, and renewables and possibility of obsolescence is low, such as building, patent, trademark, etc. इसकी कहाँ पे सुटेबिलिटी होगी, इसने बता दिया। जहाँ पे हम इसकी यूजफुल लाइफ निकाल सकते हैं, हमारी रिपेयर के खर्चे कम है, हमारी ऑब्सोलेंस के जो चांसेस है वो भी कम है, जैसे बिल्डिंग होगी आपकी, पेटेंट, ट्रेडमार्क हो गए। ठीक है। तो ये हमारे फ्रेंड्स आगे आ गई एंट्रीज। अब आपको मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करवा देता हूँ। अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी जो वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। ये आपको मैं सेपरेट करवाता हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको ये समझ आ गया ना, फिर आपका सारा चैप्टर फिनिश है। अब इसमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या एंट्री होगी, मान लो आपने, इसकी सबसे पहली एंट्री क्या होगी, आपने एक एसेट्स परचेज किया, एसेट्स परचेज की। अब एसेट परचेज किया, उससे क्या होगा, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जर्नल एंट्री वाला चैप्टर, ये देखो रूल वही लगेगा जर्नल एंट्री वाला, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब अगर हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, एक तो हमारे पास एसेट आएगा, दूसरा क्या होगा, हमारे पास से एसेट्स जाएंगे भी, या फिर हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लगा लो परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या फिर टू वेंडर अकाउंट। अब इस एसेट को चाहे हम कैश भी परचेज करते हैं, बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इसकी क्रेडिट पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी एसेट को परचेज हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या फिर कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, या फिर उधार। आगे और इसकी क्या एंट्री है, आपने एसेट अब परचेज कर लिया, अब साल के बाद इसकी क्या करो, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करेंगे हम फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फर्स्ट एंट्री हमने कर ली, हमने एसेट परचेज कर लिया एट द एंड ऑफ ईयर, ये हमने एसेट परचेज कर लिया, हमने बुक में एंट्री कर ली। अब साल बाद इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गई। कितनी गई? वो आपकी, जैसे मैंने ऊपर आपको पिछले में बताया है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इससे आप साल की वैल्यू निकाल दो, वो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन बुक कर दोगे। अब तीसरी, अब आपने क्या किया? इस एसेट्स को सेल कर दिया। अगर आपने सेल कर दिया फ्रेंड्स, या तो आपके पास कैश आएगा या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट आएगी। टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। आपने बेच दिया, कैश आ गया, बैंक बढ़ गया और एसेट्स आपसे चला गया। अब हो सकता है कि इस सेल पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। चौथी एंट्री आपकी प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? लॉस की एंट्री देख लेते हैं। लॉस हमारा क्या है? एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या है हमारा? गेन है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। चलो यहां पे मैं आपको फिक्टिशियस जो फिगरें भी भर देता हूं। आपने एसेट परचेज किया फ्रेंड 10,000 का। ये फिक्टिशियस फिगर्स है, ठीक है। आपको एंट्रीज बताता हूं कैसे है। हमारे पास से 10,000 का एसेट्स आ गया। हमने क्या किया? 10,000 कैश चला गया। मैं कहता हूं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है 1,000। इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। यानी कि मेरी जो डेप्रिसिएशन होगी कितनी होगी? 900, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मैंने कितना चार्ज किया डेप्रिसिएशन? 900 रुपये। यहाँ पे 900 रुपये से मेरी वैल्यू प्लांट की डिक्रीज होगी, जो मैंने 10,000 का परचेज किया था। अब साल बाय साल होता रहा। सपोज कर लो मैंने बीच में अभी मैं पहुंचा नहीं, 2 साल मैंने यूज किया, 2 साल में 900 और 900 मैंने 1800 डेप्रिसिएशन चार्ज की इसको, और इसको मैंने सेल कर दिया 8,000 में से, ठीक है। 2 साल बाद मैंने खरीदा कितने का था? 10,000 का। 10,000 में से 1800 तो मेरा खर्चा निकल गया। 1800 से मेरी वैल्यू कम होगी उस मशीन की। उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 8200। जबकि मैंने इसको सेल कितने की किया? 8,000 का। तो मेरा लॉस कितना हो गया फ्रेंड्स? 200 का। ये लो, एसेट्स की वैल्यू ये होगी 200, यहां पे 8,000, और यहां पे 900 और 900 1800, ठीक है। यहाँ पर टोटल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जितना टोटल इक्वल होना चाहिए, जितने का हमने प्लांट खरीदा था उतने का ही बेचना है। अगर मान लो कम का बेचे या ज्यादा का बेचा, वो हमारा क्या है? लॉस है। तो ये सारी एंट्रीज होंगी हमारी। कितनी है फ्रेंड्स? 1, 2, 3, 4 और 5। इस 5 के अलावा कोई भी और एंट्री नहीं होगी। 5, चाहे हमें कितने मर्जी, चाहे हमें 5 साल का जो कहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये 5 एंट्री ही होंगी जो रेपिटेशन में होंगी, रिपीट होगी जो ये सारी एंट्री, ठीक है। पहली एंट्री हमने एसेट परचेज किया, दूसरी एंट्री हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की, तीसरी मान लो आपने सेल कर दी। सेल करने के बाद चौथी और पांचवी किस में से निकलेगी? तीसरी में से।
उस सेल में से या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। ठीक है, यही अपनी जो जो यही हमारी पांचों की पांचों एंट्री क्या है, रिपीट होती रहेंगी। तो इस पांचों एंट्री के बेस पे ही हम जो है फ्रेंड्स अपने इलेस्ट्रेशंस करेंगे, ये सारी इलेस्ट्रेशंस। तो ये हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो जितना आपको करवाया, एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो आप लोग, और एक इसका थ्योरी का पोर्शन देख लो, और जो मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा आपको लिंक में, वो भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।